इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे गाउसेस थ्योरम पे। गाउसेस थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस चार्ज एनक्लोज करके रखता है तो उस क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स कितना होता है। तो इसके लिए हमने एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज हमने कंसीडर किया। तो ये क्लोज्ड सरफेस हमने माना, ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये अपने अंदर प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज करके रखा है। गाउसेस थ्योरम ये बताता है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है क्लोज्ड सरफेस जो है, जो कि क्यू चार्ज को एनक्लोज करके रखा है, इसका फ्लक्स, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता है इस सरफेस के हर एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इसके सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो E डॉट डी एस है, ये एक छोटा सा सरफेस डी एस का फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स को अगर हम इवेल्युएट करें तो इसी E डॉट डी एस को पूरे सरफेस में हमें इंटीग्रेट करना है। चूंकि ये एक सरफेस इंटीग्रल है तो हम यहां पर एक S अपेंड करते हैं। ये S बताता है कि ये इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल नहीं है, ये सरफेस इंटीग्रल है, अर्थात ये डबल इंटीग्रल है। और चूंकि ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है तो उसके लिए हम यहां पर एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया इस पूरे सरफेस का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गाउसेस थ्योरम बताता है कि जो क्लोज्ड सरफेस क्यू चार्ज को एनक्लोज करके रखता है उसका टोटल फ्लक्स होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसे प्रूव भी करना है। उससे पहले देखें, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसे कहा जाता है गाउसेस थ्योरम। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने माना ये जो क्लोज्ड सरफेस है जिसका फ्लक्स हम पता करेंगे, ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है R। तो यहां पर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट में, चूंकि ये जो चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड बॉडी बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, तो इसके किसी भी पॉइंट में, फॉर एग्जांपल इस सरफेस के इस पॉइंट में या इस छोटे से सरफेस एरिया में, ds एरिया में, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये वेक्टर E हुआ तो इस E का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस E का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर्ड। देखिए ये जो पॉइंट है, अगर हम इस छोटे से सरफेस में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, वो पॉइंट अगर A है तो इस A पॉइंट का इस चार्ज्ड बॉडी से, Q चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, ये R रेडियस का है, तो ये भी R। उसी तरह से कोई एक और पॉइंट कंसीडर करें इसी सरफेस में, इस सरफेस में आप कहीं भी पॉइंट कंसीडर करें, मान लें ये पॉइंट B है और इस B के चारों तरफ एक छोटा सा सरफेस हमने ds कंसीडर किया है, तो यहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E ही होगा। यहां पर हमने पॉइंट A और पॉइंट B में बने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज वेक्टर सेम नाम दिया है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट A में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन और पॉइंट B में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। और हमें पता है दो वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम हो, पर यहां तो ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था कि पॉइंट A में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और पॉइंट B में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड बराबर है।
तो बेहतर होता अगर हम ये कहते हैं कि पॉइंट ए में एज वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है एज वेक्टर, उसे जो हम डिनोट करते उसे हम ई वेक्टर से डिनोट करते, और पॉइंट बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम एज वेक्टर वेक्टर E1 से डिनोट करते, और बाद में हम कहते कि E का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर है। अब देखें ये जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गाउसेस थ्योरम, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल किसका, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहां पर देखें हर एक जगह पे हमने यहां छोटा सा सरफेस कंसीडर किया था, ये छोटा सा सरफेस जो वेक्टर है ये है ds वेक्टर। यहां भी जो सरफेस वेक्टर होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा उसका डायरेक्शन, तो यहां भी सरफेस वेक्टर ds। हर जगह पे आप देखें इस सरफेस के हर जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और पॉइंट कंसीडर करूं, ये रहा वो पॉइंट, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और सरफेस वेक्टर का भी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होगा सरफेस वेक्टर भी, तो ये रहा ds। और चूंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड E। अर्थात इस इंटीग्रल में देखें E डॉट ds को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो ये क्या बनता है, E डॉट ds बनता है E का मैग्नीट्यूड, ये रहा E का मैग्नीट्यूड, सरफेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds, और इनटू cos थीटा। यहां पर थीटा क्या है, यहां पर थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन E अर्थात E का डायरेक्शन एंड ds के डायरेक्शन। तो E और ds का जो डायरेक्शन है उन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल, और ये एंगल हमेशा क्या होगा, देखें इस फिगर में देखें ये एंगल यहां पर भी देखें और यहां पर भी देखें, तीनों जगह ये एंगल 0 है। अर्थात यही बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। यहां पर देखिए ये जो E है, ये E तो कांस्टेंट है, E का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अर्थात मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट है तो हम उस मैग्नीट्यूड को इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हर जगह पे। अब सिचुएशन ये बना E इंटीग्रल के बाहर और इंटीग्रल के अंदर ds। अब देखें E का वैल्यू पुट करें, E का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जैसा कि हमने देखा E का वैल्यू क्या है, यहां से देखें E का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर। ये तो हो गया E का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। और ds को अगर पूरे सरफेस में इंटीग्रेट करते हैं, ये जो पार्ट है ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, अर्थात जितने भी छोटे छोटे ds है, ऐसे जितने भी छोटे छोटे हमें ds मिलेंगे, जितने भी ds मिलेंगे सबको अगर इंटीग्रेट कर दे, सबको अगर जोड़ दे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस क्लोज्ड सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा। और हमें पता है कि स्फीयर का जो एरिया होता है, जैसा कि हमें पता है वो होता कितना है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर्ड। अब देखें इसे इवेल्युएट करें तो ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो गए, r स्क्वायर्ड और r स्क्वायर्ड कैंसिल आउट हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो बचा क्या, तो जो भी बचा रहा वो है q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही है गाउसेस थ्योरम।